हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार क्षितिज भाग 2 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी, जिसमें गद्य खंड में आज एक नए चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। पाठ 12 लखनवी अंदाज। ठीक है, जो हमारे यशपाल जी का एक प्रमुख व्यंग लेख है। उन्होंने लिखा तो था व्यंग लेख के बारे में, लेकिन इसको अलग तरीके से एक खुली लेखन के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं, जो कि आज के समय में भी वह क्या है, प्रासंगिक है। आज भी जब हम इसका परिचय जानेंगे तो हम देखेंगे कि आज भी यह जो उन्होंने लिखा है आज भी वह प्रासंगिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक परिचय जो यशपाल जी हैं, और उसके बाद पाठ परिचय, उसके बाद अंत में इसके प्रश्न अभ्यास की भी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं कवि लेखक परिचय से। ठीक है, लखनवी अंदाज, यानी नाम से पता क्या चल रहा है हमारा, शानो शौकत। लखनवी कुर्ता, लखनऊ, यह सब किसके लिए प्रसिद्ध है, शानो शौकत के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक घटनाक्रम के माध्यम से कुछ ऐसी बातें, यथार्थ बातें हमारे सामने प्रस्तुत की है जो हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो पहले परिचय हम जान लें इनका। यशपाल जी प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 1903 पंजाब फिरोजपुर छावनी में हुआ। यह यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। ये जब किशोरावस्था में ही थे तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, और जब यह कॉलेज के समय में लाहौर कॉलेज में, लाला लाजपत राय लाहौर कॉलेज में जब वे गए तो उनका संपर्क किनसे हुआ, उन क्रांतिकारियों से हुआ, सुखदेव जी से, चंद्रशेखर जी से, और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी उस नरम दल और गरम दल में शामिल थे, उनसे उनकी भेंट हुई और वे आज़ादी के इस अप्रतिम लड़ाई में शामिल हुए। कितनी बार जेल भी गए। तो आप उनकी रचनाओं में, यशपाल की कोई भी रचनाएं आप पढ़िएगा तो उसमें एक ओज नज़र आता है, एक साहस नज़र आता है, देश को क्या कहते हैं, संबोधित करते हुए नज़र आते हैं। और जो यथार्थ है, जो सही रूप हमारे समाज में दिख रहा था, चाहे वह कष्ट के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उनका वो स्पष्ट वर्णन करते हुए नज़र आते हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि वह यथार्थ पे लिखते थे, समाज में जो चल रहा है बिना किसी के डरे और एकदम सीधे रूप में वह उनका कटाक्ष करते हुए अपनी रचनाओं को स्वर देते थे। इनके पिता का नाम हीरालाल और माता श्रीमती प्रेम देवी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैंने अभी बताया आपको कि ये कथाकार भी थे और प्रमुख उपन्यासकार भी थे। तो इनके प्रमुख रचनाओं में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, जो कि पहला उनका कथा संग्रह है, फूलों का कुर्ता, यह सब इनका क्या है, कहानी संग्रह। साथ ही साथ उपन्यास के रूप में झूठा सत्य, भारत, जो कि 2 पार्ट में आई थी और बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। इसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1965 में प्राप्त हुआ था। भारत विभाजन की त्रासदी को इसमें दिखाया गया है। पहला भाग 1958 में आया और दूसरा 60 और 62 के बीच में आया। तो ये जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी की खुशी के साथ साथ जो देश का विभाजन था वह त्रासदी भी लेकर आया। तो उस त्रासदी का उन्होंने एकदम यथार्थ चित्रण अपने इस झूठा सच उपन्यास के माध्यम से किया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। उसके अलावा अमिता, दिव्या, दादा कामरेड आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने एक व्यंग लेखन भी किया है, चक्कर क्लब।
व्यंग के रूप में भी वह यथार्थ का ही चित्रण करते थे और हंसी हंसी में एकदम सुंदर रूप से वह उसका चित्रण कर देते थे। सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कि कितनी गंभीर बातें कितने व्यंग के माहौल में और हंसी खुशी हल्के फुल्के माहौल में वह कह गए। ठीक है, तो यह उनका निधन 26 दिसंबर 1976 फैजाबाद वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये उनका लगभग पूरा परिचय मैंने आपको दिया। एक बात और, उनको साहित्य रचना के लिए बहुत प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूँगी। उन्हें 1955 में देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1969 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। 1970 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 1971 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से नवाजा गया और 1976 में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ। मैंने 65 बताया था, लेकिन 1976 में, ठीक है, झूठा सच के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह उनका परिचय था। अब पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सा यथार्थ और कौन सा संकेत वह लखनवी अंदाज में हमें बताना चाह रहे हैं और कैसे वह आज के समय के लिए भी प्रासंगिक है और जो हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। आने वाली पीढ़ी को अगर सशक्त बनाना है तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारी अगली पीढ़ी एकदम स्वच्छ रूप से, स्वस्थ रूप से समाज के सामने मुखरित हो सके। तो यही इस पाठ लखनवी अंदाज में हमें पता चलेगा। तो चले हम लखनवी अंदाज की तरफ। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कि यह जो क्या कहानी उन्होंने लिखी है, व्यंग उन्होंने लिखा है, यह एक घटनाक्रम में उनके साथ घटित हुई थी। एक बार वो बाहर यात्रा पे जा रहे थे और भीड़ भाड़ को देखते हुए, ज़्यादा भीड़ भाड़ को देखते हुए उन्होंने सेकंड क्लास में अपना टिकट बनाया कि शांति से वो अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो वहाँ पर उनका सामना एक लखनवी पोष इंसान से हो गया जो शानो शौकत बघाड़ने में विश्वास करते थे और उनका जो यथार्थ से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। तो यह जो सिस्टम है, यह जो व्यवहार है, यह एक संकुचित व्यवहार है हमारे समाज के लिए, जिसका मतलब बढ़ावा जिसको नहीं मिलना चाहिए। उससे क्या होती है, आने वाली पीढ़ी को जो सही ज्ञान है वह प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अपने देश को बहुत आगे ले जाना है। इस भारत भूमि को या पूरे विश्व को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है। अगर वो सिर्फ शान बघाड़ने में रह जाए और काम ना करे तो फिर उनकी अलग छवि बनेगी। तो इसका ध्यान रखते हुए इन्होंने यह प्रसंग घटना तैयार की है। तो यह व्यंग रूप में है, लेकिन इसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में हम पढ़ सकते हैं। और इन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर यह कटाक्ष किया है, क्योंकि जनरली जो सामंत वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वह ही इस तरह का जो रूप है अब सामने समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह यह नहीं सोचते कि भावी पीढ़ी पे इसका क्या असर होगा, इसलिए उन्होंने कटाक्ष स्वरूप यह व्यंग लेखन लिखा है। और वह सामंती वर्ग जो वास्तविकता से बिल्कुल बेखबर है और बनावटी जीवन शैली का आदी है। नहीं, वह यह जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। नहीं तो किसकी छवि से किस पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा और क्या स्थिति होगी, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एक नागरिक के नाते हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि इन सब बातों का हम विशेष ध्यान रखें। तो आज के समय में भी यह संस्कृति देखी जाती है।
आज भी आपको समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान, यानी कि शान बघाड़ने में आगे, और अंदर से जो उनका कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, वह शून्य के बराबर होता है। तो चलिए हम लखनवी अंदाज के माध्यम से इनके इन संकेतों को, इन बातों को समझने की कोशिश करें। छोटी सी घटना है, ये घटनाक्रम है जिसमें क्या कहते हैं, एक जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि पैसेंजर ट्रेन पे वो बैठते हैं आराम से। मैंने आपको बताया कि सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने लिया था, तो उन्हें लगता था कि चलो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी और एकांत में मैं यहाँ बैठकर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए खिड़की के सामने बैठकर कुछ लेखन का भी कार्य सोच लूँगा और बाद में उसे रचना के रूप में प्रस्तुत करूँगा। ऐसा ही सोचकर वह सेकंड क्लास में चढ़ते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर और वहाँ के एक व्यक्ति की एक्टिविटीज़ देखकर उनको कथ्य प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाता है। वहाँ पर वह क्या देखते हैं कि लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बड़ी आराम से पालथी मार के वहाँ बैठे हैं और उनका जो तरीका है वह सामने वाले को क्या कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उन लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद उन्हें वह अच्छा नहीं लगा। यानी लेखक का उस डब्बे में चढ़ना उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह उनको लग रहा था कि अब जो मेरा शानो शौकत है मुझे दिखाना पड़ेगा। ये तो मैं छुपके इस डब्बे में मैं सफ़र कर रहा था, सोचा सफ़र करके उतर जाऊंगा, लेकिन ये कौन सा इंसान आके सामने बैठ गया। और फिर इसी क्रम में वह अपना झूठा शानो शौकत दिखाने में कोई कमी नहीं करते हैं। एक खीरा जो एक सामान्य क्या कहते हैं सलाद का आइटम होता है, उसके माध्यम से वह अजीब सी हरकत करते हैं जो कि सिर्फ दिखाने के लिए थी, जो कि लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आखिर क्या कहते हैं कि कोई भी खाने की चीज़ है तो वह महत्वपूर्ण होती है। अगर वह मुझे संतुष्टि देती है तो वह अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तरफ उसे हम खाते भी हैं और दूसरे तरफ उसकी हम अवहेलना करते हुए करते हैं, ओहो जैसे अच्छे नहीं हैं, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा था, ये ठीक नहीं रहा। तो इससे हमें पता चलता है कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी दिखावटी है। यही प्रसंग इस घटनाक्रम में होती है। क्या अब उनके साथ रहना, लेखक के साथ रहना उनकी मजबूरी हो जाती है, तो वह एक क्या कहते हैं दिखाने के लिए या फॉर्मेलिटीज़ निभाने के लिए वह उनसे बातचीत शुरू करते हैं। और क्या कहते हैं इसी क्रम में वह अपना सारा जो स्टाइल है या उनका जो आदाब अर्ज कहिए, यानी कि अपना जो उनका शानो शौकत था वह दिखाने में वह कमी नहीं करते हैं, जिससे लेखक का मन जो है वह बहुत ही आहत होता है कि एक बड़ा इंसान भी यह इस दिखावटी रूप को पहनकर क्या साबित करना चाहता है। तो खीरे के प्रसंग में ही बात आगे बढ़ती है। उन्हें क्या कहता है खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन ये मना करते हैं, लेखक मना करते हैं, क्योंकि शुरू में जब वो चढ़े थे तो वह अच्छा व्यवहार उनको समझ में नहीं आता है उनके प्रति, और उनका डील डॉल देखकर और उनका व्यवहार देखकर वो उतने आकर्षित नहीं है उनके प्रति। और फिर भी वह बार बार एक भावना उनके अंतर्गत आ रही है कि यह मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आते हैं। नहीं, यह बघाड़ते तो खूब हैं, अरे हम तो रईस हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या होती है उनकी हरकतों से पता चल जाती है। यही होता है। और खीरा खाने में नमक मिर्च छिड़क कर खीरे को पेश करना, उनकी फांके देखकर मन तो करा कि फटाफट उसको खा के ख़त्म करे, लेकिन उसमें भी वह अपना शान दिखाते हैं। वो अजीब तरीके से
क्या कहते हैं, खीरे को खाते हैं, आधा खाते हैं, आधे टुकड़े को फेंकते हैं, जो कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक छोटा सा जो क्रम था वो खाने का, खीरा खाने का, मतलब ऐसे खाते कोई देखता भी नहीं, क्योंकि वह हमारी भूख की संतुष्टि है, या हमारी मान लीजिए वो हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। तो इस चीज़ को, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी वो अपना शान बघाड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। और पूरे घटनाक्रम में वही खीरे का जो रूप दिखाते हैं वो, कि खीरे की तैयारी में इस बार थक कर लेट गए और क्या कहते आधा खीरा फेंक दिया, और पानी का घूंट गले से उतरने के कारण उनको जब खांसी उड़ जाती है तो वह फाँक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। नहीं, और ये लेखक हमेशा गौर कर रहे हैं कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। यानी कि जो रूप वह प्रस्तुत कर रहे थे इस सब क्रम में, वह मतलब अजीब सा फीलिंग लेखक को होता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी कि उन्होंने खीरा तो इतना खाया ही नहीं और खीरे की अवहेलना भी की, और बाद में ढकार लेते हुए वह जो दिखा रहे थे और उसकी अवहेलना करते हुए कह रहे थे कि लजीज होता है लेकिन नामुराद मेजे में क्या करता है, बोझ सा डाल देता है, पेट पे भरा भरा भारीपन सा भी प्रस्तुत होता है। ऐसी हरकतें क्यों? ठीक है, तो कहाँ लेखक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और इसी क्रम में उनके मन में यह एक कथ्य उत्पन्न हो जाता है कि बेवजह की शानो शौकत क्यों बघारें हम, या क्यों बघाड़ते हैं, या क्या संदेश हम आने वाली पीढ़ी को या समाज को देते हैं। तो यह घटनाक्रम एक कहानी के रूप में उनके दिमाग में छप गई, और जिनका वर्णन उन्होंने लखनवी अंदाज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की। ठीक है, यही घटनाक्रम था, विशेष नहीं था। यानी कि एक छोटी सी बात, मतलब कोई भी रचनाकार या लेखक जो होता है वह छोटी छोटी बातों से कथ्य ढूंढकर उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इसी का वर्णन उन्होंने किया भी है। ठीक है, अब इसका प्रश्न अभ्यास हम देखें, जो कि बहुत इजी वे में है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर दूं ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो यहाँ पर हमने व्याख्या में ही देखा कि जब लेखक गाड़ी के डब्बे पे चढ़े तो क्या नवाब साहब एकदम से अजीब सा उनका चेहरा हो गया। क्या कहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अचानक से उनके डब्बे में चढ़ जाने से सज्जन की आँखों की एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष उमड़ आया है। नहीं, वो सोच रहे होंगे कि मैं आराम से इस यात्रा को अकेले करता और मुझे कुछ एक्टिविटीज़ या दिखावा भी नहीं करना पड़ता, मैं चुपचाप उतर जाता। लेकिन अब ये जो व्यक्ति है उनकी जो आदत थी शान बघाड़ने की, झूठ मूठ का दिखावा करने की, अब वह उस सब एक्टिविटीज़ उनको करना पड़ेगा। तो इसी हाव भाव से, यानी कि एकदम छिटकने के हाव भाव से उन्हें लग रहा था कि वह बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, आप जब प्रश्न उत्तर बनाने बैठिएगा तो ये छोटी सी कहानी है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि पंक्तिबद्ध, पंक्ति बाय पंक्ति आपको पूरा प्रसंग समझ में आ जाए और पूरा प्रसंग आपके सामने सीधे रूप में आ जाए। ठीक है, दूसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? यह उनका कोई विशेष स्वभाव नहीं था। यहाँ पर
जो वो नवाब साहब थे उनको नवाबी दिखाने की आदत थी। उनको लगता था कि हम नवाब जो होते हैं वो ऐसे ही जीते हैं। तो उनका ये जो तरीका था बिल्कुल अटपटा सा तरीका था जो उन्होंने किया कि खीरा को काटा, यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और सूंघ कर खिड़की से फेंक दिया। यह एक अटपटा सा व्यवहार उन्होंने किया जो कि उचित नहीं है। यह उनके दिखावटी स्वभाव को इंगित करता है। उन्हें लगता है कि नवाब लोग का जो मन हुआ वो करते हैं कि मतलब खीरा जो एक संतुष्टि का एक सामान था अगर वो खाते तो, लेकिन उन सामने लेखक को दिखाने के लिए कि ओ उतनी आवश्यकता मुझे नहीं थी, मैंने काटा, नमक बुक छिड़का, लेकिन उतनी ज़्यादा मुझे ये ज़रूरत इसकी नहीं थी। यानी एक तरफ यत्न से वो काट भी रहे हैं लेकिन दिखाने के लिए वो उसकी अवहेलना भी कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी क्या कहते हैं कहानी को लिखने के लिए कोई बहुत लंबा विचार करने की आवश्यकता कभी कभी नहीं पड़ती है, और कोई विशेष घटना ही घटे और हम उसको कहानी का रूप दें, यह भी कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि कहानी में जो नॉर्मली 4, 5, 6 पात्र होते हैं उस कहानी को में अहम भूमिका निभाने के लिए ऐसा भी हो। कभी कभी अचानक से घटी घटना भी एक कहानी का रूप ले लेती है, जैसा कि हमने इस लखनवी अंदाज के घटनाक्रम में देखा। लेखक का गाड़ी मतलब यात्रा के दौरान यह प्रसंग आ जाना उस नवाब साहब का उनके अंदर एक कहानी को जन्म दे दिया, और ये कहानी के रूप में इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत भी है। ठीक है बेटा। चौथा कह रहा है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यह व्यंग लेखन एक निबंध के रूप में अपने तैयार किया है। इसे हम कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कहानी का जो स्वरूप होता है घटनाक्रम के माध्यम से, पात्र के माध्यम से जो रूप कहानी का बनता है वह उसका यह रूप भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसे एक कहानी का नाम दे सकते हैं, और एक व्यंग लेखन के रूप में भी इसे हम नाम दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक नाम देकर, जैसे कि दिल, ख्याले दिल कह के कुछ नाम देकर भी हम इसे एक टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसमें थोड़ा सा आपका IQ देखना है इसमें, कि पूरा प्रसंग आपको किताब में इस पाठ में अंकित है कि खीरा जो तैयारी उन्होंने दिखाई है इस लेखन में, तो उनकी तैयारी को आप किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने शब्दों में इसको व्यक्त करना है। थोड़ा स्टार्ट करिए आप, तो आपको भी समझ में आएगा कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं, ये भी आपके लिए है भाई। आप रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें खाते ही हैं, और कभी कभी विशेष दिन में विशेष चीज़ों का भी रसास्वादन करते हैं। तो आप उसके लिए कैसी तैयारी करते हैं? जैसे नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए जो तैयारी की, तो आप जो चीज़ें खाते हैं, जो आपकी पसंदीदा चीज़ हो या बिना पसंद के भी चीज़ हो, तो आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करते हैं, तो ये आपको ये शॉर्टकट में वर्णन करना है। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की ओर भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। नहीं तो जो नवाब, जो सामंती वर्ग होते हैं, जो शान बघाड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे कृत्य काम कर जाते हैं, जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रस्तुत होते रहता है। तो आपने भी ऐसा कोई मंजर ज़रूर देखा होगा कि बड़े लोग की बड़ी बात नहीं, कैसे वह अपना क्या व्यवहार या रूप दिखाते हैं समाज को। तो किसी एक घटना का प्रसंग आपको लिखना है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक जाना मतलब, सनकना किसी बात का मतलब होता है कि एकदम उसके लिए उत्सुक हो जाना। नहीं
तो अगर हम किसी विशेष कार्य के लिए अगर ये काम करें तो वह सनक हमारी क्या हो जाती है, सकारात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। जैसे कि देश के लिए कुछ हमें करना है या फिर कोई ऐसी घटना जिससे करने से सामने वाला का भला हो रहा है, तो अगर हम सनक कर उस काम को करें तो वह हमारे सामने सकारात्मक रूप प्रस्तुत करता है। नहीं, किसी के सहायता करने के लिए अगर परिस्थितियां विपरीत है और हम उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़े सनक के साथ, तो वह हमारा सकारात्मक रूप प्रस्तुत करता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सनक को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये अब रचना और विभक्ति भी आपका खत्म हो गया। अब भाषा अध्ययन में निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। तो अभी तुरंत ही मैंने क्रिया पढ़ाना शुरू किया है और मैंने क्रिया क्या है जिससे किसी काम का होना या करना जाना जाए, और अलग अलग वर्गीकरण भी मैंने क्रियाभेद का किया है। तो यह आपको एक एक वाक्य के माध्यम से आपको क्रियापद पहले छांट के लिखना है। क्रियापद क्या होता है बेटा, जिससे क्रिया की जानकारी मिले। नहीं, जैसे कि एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी मार कर बैठना यह भी एक काम है, क्रिया है। नहीं, तो आपको वही क्रियापद छांटना है और वह क्रिया के किस भेद के रूप में आएगा, सकर्मक होगा, अकर्मक होगा। मैंने अलग अलग वर्गीकरण करते हुए क्रिया के भेद बताए हैं, तो उसको देखकर ये खुद से आपको करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा क्रिया के प्रति, और वाक्य के माध्यम से आपको जानकारी भी होगी कि कैसे क्रियापद को हम भेद में बांटकर कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा, आपको करना है, ईमानदारी से इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद साधारण कुछ पाठ्येतर सक्रियता है, एक्टिविटीज़ है जो कि आपके लिए है। तो आप इनको देखकर उस एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करिएगा। इससे आपका क्या होगा, आपके जो क्या कहते हैं पकड़ होती है किसी विषय वस्तु पे, वह और मजबूत होगी। तो यहाँ पाठ में पाठ्येतर सक्रियता देना या रचना और अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको क्या किया जाता है और सशक्त बनाया जाता है अपने पाठ के प्रति, अपने विषय वस्तु के प्रति। तो बच्चे को ये काम जरूर करना चाहिए ताकि आप उसमें और सक्रिय हो और विषय वस्तु की विशेष जानकारी और अलग की जानकारी भी आपको प्राप्त हो। तो ये इसका प्रश्न अभ्यास भी ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और नवाब साहब की जो व्याख्या मैंने की वह भी एक अच्छी थीम आपको पसंद आई होगी। जो समाज में आप हमेशा देखते होंगे तो उसका आप तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन उसको बदलने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, तो आज तक के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रस्तुत होंगी आपके अगले पार्ट के साथ। बाय।